नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं कि बीच में आने में बहुत लंबा गैप हो गया। काफी समय से मैं आ नहीं पाई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन की रीडिंग के लिए, जिसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी बीच में। अब मैं अच्छी हूं और मुझे अच्छा लग रहा है दोबारा आप लोगों के बीच में आके, और आशा करती हूँ कि आपका प्यार और सम्मान उसी प्रकार से मिलता रहेगा और भी ज्यादा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। तो आज शुरुआत करते हैं हम आज के बुलेटिन से। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, विशेषकर कि क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर, भारत को लेकर अमेरिका की नीति में काफी मूलभूत परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया है कि जो क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए जो पेरिस समझौता बना था, पेरिस अग्रीमेंट, उसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर निकाल दिया था। जो बाइडेन ने दोबारा अमेरिका को पेरिस अग्रीमेंट से जोड़ दिया है। अमेरिका दोबारा जो बाइडेन के नेतृत्व में पेरिस समझौते का हिस्सा बन चुका है, उसमें सम्मिलित हो चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पेरिस समझौता एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है विश्व भर के देशों के लिए कि वे किस प्रकार से अपने एमिशंस कम करें। प्रत्येक देश के लिए एमिशन टारगेट्स निर्धारित हैं कि इस समय सीमा तक, इस अवधि तक उन्हें अपने एमिशन टारगेट्स इतने कम करने हैं, और बहुत से देश इस पेरिस समझौते को मानते हैं। जहां तक भारत की बात है तो भारत भी पेरिस समझौते का हिस्सा है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की जो पूरी डिस्कोर्स है, भारत उसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसा कि हमने कहा, अमेरिका की बात करें तो ट्रंप का रवैया क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ अलग था। उनका मानना था कि ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा बनने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, उनकी तेल और गैस कंपनियों को नुकसान होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर जो बाइडेन विश्व के साथ चलना चाहते हैं, कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। तो भारत और अमेरिका की जो साझेदारी की बात है क्लाइमेट चेंज को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार बार बार इस बात पर बल दे रही है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए, साझेदारी करने के लिए तैयार है। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो बाइडेन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए विशेष दूत जॉन कैरी भारत यात्रा पर आ रहे हैं। 4 दिन की उनकी भारत यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल से ही हो चुकी है, और 8 अप्रैल तक जॉन कैरी भारत में रहेंगे। भारत के अलावा जॉन कैरी क्लाइमेट चेंज की वार्ता के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बांग्लादेश भी जाने वाले हैं। दरअसल अमेरिका इस महीने के अंत में अप्रैल 22 और 23 को क्लाइमेट को लेकर एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु तो प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण भेजा अमेरिका ने, जिसे उन्होंने स्वीकार लिया है। तो भारत भी अब इस वर्चुअल क्लाइमेट शिखर सम्मेलन का, जिसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है, उसका हिस्सा होगा। तो ये माना जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन से पहले क्लाइमेट चेंज के कुछ मुख्य केंद्र बिंदुओं को लेकर भारत के साथ सहमति बनाने के लिए जॉन केरी इस समय जो है वो भारत दौरे पर आए हैं। जॉन केरी की भारत सरकार के साथ निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, और इन्हीं कुछ सब मसलों को लेकर बातचीत होगी, विमर्श होगा कि किस प्रकार से निम्न कार्बन निवेश के माध्यम से भारत के डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों को और भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर हम सीधे स्पष्ट शब्दों में कहें, सरल भाषा में कहें, तो इसका मतलब ये है कि जॉन कैरी इस बारे में भारत से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से भारत को अपने नेट कार्बन एमिशंस और भी ज्यादा कम करने चाहिए, और किस प्रकार से एक लो कार्बन इकोनॉमी, लो कार्बन अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए भारत को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के निवेश पर ध्यान देना चाहिए, कि बाहर से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनीज आए, वो भारत में निवेश करें, फिर भारत बाहर के देशों से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है वो खरीदे। मतलब सीधी सी बात है, भारत में जो कोयला, तेल इत्यादि फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, उसे कम करने की और क्लीन एनर्जी को लेकर के क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रस्ताव है वो भारत के सामने रखा जाएगा। अब यहाँ 2 बातें हैं।
पहली बात तो यह है कि फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत स्वतः ही बहुत कुछ कर रहा है। विद्युत वाहनों को लेकर भारत सरकार की पूरी अलग पॉलिसी है, एक रणनीति, और अगले कुछ वर्षों में किस प्रकार से विद्युत वाहनों के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना चाहिए, इसको लेकर भारत सरकार का विजन जो है एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज जिनका प्रयोग विद्युत वाहनों में होता है, उनके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी भारत सार्थक पहल कर रहा है। भारत ने कितने ही लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत लिथियम आयन एक्सट्रैक्शन के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर रहा है, ताकि लिथियम आयन के लिए जो भारत की चीन पर निर्भरता है वो कम हो जाए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत बेहद सार्थक और महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि कोविड-19 के इस बुरे दौर से भारत गुजर रहा है, जैसा कि पूरा विश्व गुजर रहा है, और कोविड-19 ने भारत की अर्थव्यवस्था को पहले से ही बहुत क्षति पहुंचाई है। और इस समय सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है अर्थव्यवस्था के इंजन को निरंतर गतिशील रखना। और इसके लिए तेल की क्या अहमियत है, फॉसिल फ्यूल्स का क्या महत्व है, ये सब बातें किसी से छुपी नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता जरूर कम करेगा, लेकिन ये समय किसी के दबाव में आने का नहीं है। समय किसी के भी दबाव में आकर विकसित देशों से महंगी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज खरीदने का तो बिल्कुल नहीं। ये सब क्लाइमेट चेंज के पीछे ये एजेंडा भी निहित होता है कि जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देश को अपनी बेहद महंगी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट चेंज के नाम पर बेचते हैं और उनके कार्बन एमिशंस कम कराने के नाम पर बेचते हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फायदा तो विकासशील या गरीबी देशों को इन टेक्नोलॉजीज के खरीदने से होगा ही, क्योंकि अंततः है तो ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज ही। लेकिन ये जो फायदा होता है इससे उनको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज इतने पैसे खर्च करके खरीदी जा रही है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी होगा जब भारत इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज खुद इजाद करेगा, खुद स्थानीय परिवेश में इन टेक्नोलॉजीज का विकास होगा। दूसरी बात यह है कि इस समय भारत सहित बहुत से विकासशील देशों पर यह दबाव बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर काफी डायलॉग चल रहा है कि 2050 तक उन्हें नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य पूरा करने हेतु हामी भरनी चाहिए। यानी भारत को अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन टारगेट्स का लक्ष्य पूरा कर लेगा, जो कि बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गैर तर्कसंगत है। विशेषज्ञों का मानना है कि सबको 2050 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट्स पूरा करने हेतु बाध्य करने की आड़ में विकसित देश अपने ऐतिहासिक दायित्वों से बचना चाहते हैं। और यही एक जगह है जहां भारत को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर आप नेट जीरो एमिशन टारगेट्स बाय 2050 गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत पर बहुत इस प्रकार का दबाव बन रहा है नेट जीरो एमिशन टारगेट्स के लिए एक डेडलाइन की घोषणा करने के लिए कि इस तारीख तक, इस साल तक हमारे जो एमिशन टारगेट्स हैं वो नेट जीरो हो जाएंगे, और भारत को इस प्रकार के दबाव से बचना चाहिए। पेरिस समझौते में इस बात को लेकर सर्वसम्मति बनी थी कि विकसित देश क्लाइमेट चेंज की इस चुनौती से उबरने के लिए न सिर्फ पूरे विश्व की अगुवाई करेंगे, बल्कि जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं वो विश्व के गरीब देशों को या विकासशील देशों को या तो कम पैसों में या फिर मुफ्त में भी मुहैया कराएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को तो एक मार्केट उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है। पेरिस समझौते में क्लाइमेट जस्टिस एक अहम केंद्र बिंदु बनकर उभरा। यानी जब हम नेट कार्बन एमिशंस कम करने की बात करते हैं तो क्लाइमेट जस्टिस का सीधा सा मतलब ये है कि जो विश्व की जो कार्बन रिसोर्सेज हैं वो बराबरी से बटी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक तौर पर विकास जो विकसित देश है उनका दायित्व बनता है कि वो नेट कार्बन एमिशंस को कम करने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर अपनी प्रगति की यात्रा में अपने लोगों को ऐशो आराम देने की अंधाधुंध होड़ में विश्व की ज्यादातर जो कार्बन रिसोर्सेज हैं वो विकसित देशों ने नष्ट कर डाली। और अब ऐसे में वो विकासशील देशों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं कि वो अपने कार्बन एमिशंस उतने ही कम करें जितना कम विकसित देश खुद करें। तो क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि विश्व की कार्बन रिसोर्सेज पूरे विश्व में बराबरी से बटी हो, जिससे गरीब और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके और अपने लोगों को गरीबी की कुचक्र से बाहर निकाल सके। यानी इन
गरीब और विकासशील देशों पर इस प्रकार का कोई अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उन्हें इस तारीख तक अपने नेट कार्बन एमिशंस इतने कम करने हैं। भारत भी इसी क्लाइमेट जस्टिस की पैरवी करता है और अपनी गति से दृढ़ता के साथ वो अपनी कार्बन रिसोर्सेज पर जितनी अपनी डिपेंडेंस कम कर सकता है, निर्भरता कम कर सकता है, वो करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो क्लाइमेट जस्टिस की पैरवी करता है भारत, और ये मानता है कि ऐतिहासिक तौर पर विकसित देशों का ज्यादा दायित्व बनता है क्लाइमेट चेंज को फैलाने के पीछे, और इसीलिए इसको कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से उबरने के लिए विकसित देशों का ज्यादा दायित्व बनता है विकासशील देशों से ज्यादा। तो भारत को अपने इसी स्टैंड पर कायम रहना चाहिए और किसी के भी दबाव में आकर, अमेरिका या किसी के भी दबाव में आकर, अपने एमिशन टारगेट्स को इतने कम समय में जीरो तक पहुंचाने के लिए भारत को कोई प्रतिबद्धता नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।